डिवीजन ऑफ एरर। एरर इन डिवीजन। अभी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जो कि मैथ्स से रिलेटेड है थोड़ी सी चीज, ठीक है। और आपको ये पता होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ये आपको ऑलरेडी पता है सब कुछ, बस इसमें मैं कुछ चीजें ऐड करूंगा। आप लोगों को पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? अगर मैं आपसे पूछूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप क्या आंसर करोगे? क्या होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर? बहुत बढ़िया। अगर ये पता है तो अब मुझे बताओ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा? क्या होगा? 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही 1 प्लस एक्स का होल क्यूब क्या होगा? 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, है ना। वैसे 1 प्लस एक्स का x की पावर 4, अब ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है ना, ये पता नहीं चल पाएगा ये सर कैसे करें 1 प्लस एक्स की पावर 4 चार बार कैसे मल्टीप्लाई करें 1 प्लस एक्स को, है ना। ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। अब इससे आप कर सकते हो, 11th में ही आपको सिखाया जाता है। बेसिकली जब आप 1 प्लस एक्स की पावर क्यूब कर रहे हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो? आप एक्सपैंड कर रहे हो, ठीक है। मैं इसे हटा दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मैं यहाँ लगा रहा हूँ इसे। अगर आप 1 प्लस एक्स की पावर 4 लिखना चाहते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा बर्नौली थ्योरम का, ध्यान देना। ये वैसे आपके सिलेबस में चैप्टर है इस साल, ठीक है ना। जो 10th क्लास जो 11th क्लास में मैथ्स पढ़ रहे हो आप, जिनके पास मैथ्स है वो डेफिनेटली बर्नौली थ्योरम पढ़ेंगे। और इसे कई बार बर्नौली एक्सपेंशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो देखो बर्नौली थ्योरम क्या कहती है, दो चीजें हैं, बर्नौली थ्योरम और एक पास्कल्स ट्रायंगल, इनका यूज करके आप लिख सकते हो। देखो क्या करेंगे, अगर 1 प्लस एक्स की पावर 4 तक करना चाहते हो तो देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझना इस चीज, समझने वाली बात है। यहाँ पे दो क्वांटिटी है, 1 एंड x। फर्स्ट क्वांटिटी है 1 और 1 प्लस एक्स की पावर 4 है। पहले आप क्या करोगे, चार, ये जो फोर्थ पावर है ना, ये पूरी पावर जो है ये 1 को दे दोगे यहाँ पे, ऐसे, ठीक है। अब क्या करोगे और x की पावर को क्या रखोगे? 0। ध्यान से समझो, पहले सारी पावर किसको देनी है? फर्स्ट क्वांटिटी को देनी है, 1 को। फिर साथ में मल्टीप्लाई में क्या करना है? 0 पावर देनी है दूसरी क्वांटिटी को। अब आप क्या करना है, एक एक पावर ट्रांसफर करते जाओ x को, ठीक है। जैसे अगली टर्म जो आएगी, आपने जैसे ही एक पावर ट्रांसफर की किसको? x को, ठीक है। तो 1 की पावर कितनी होगी? 3। ध्यान से समझना इस चीज को। नेक्स्ट, एक और पावर ट्रांसफर कर दी, आई स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर। एक और ट्रांसफर कर दी, एक्स क्यूब 1। और सबसे लास्ट में क्या होगी? सारी पावर ट्रांसफर हो जाएगी, एक्स 4। 1 की पावर क्या होगी? 0। 1 की पावर 0 क्या होती है? 1 ही होती है। ऑब्वियस सी बात है, बीच में क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो ये जब आपने सॉल्व किया तो ये आया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स फोर। अभी पूरी बात खत्म नहीं हुई है, एटलीस्ट ये तो करना ही है आपको, हर जगह ये करना पड़ेगा, ठीक है, करना ही पड़ेगा। इसके बाद आप क्या करोगे, पास्कल्स ट्राइंगल्स का यूज करोगे, पास्कल ट्राइंगल का, देखिए ध्यान देना। ये बर्नौली थ्योरम ही हटा दे रहा हूं मैं, इतना ज्यादा फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती। जब आप बर्नौली थ्योरम करोगे 10th क्लास इसमें करोगे 11th में, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि कैसे एक्सपैंड करना होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हमें इतना जरूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से आप एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। बेटर ये मैं इस तरीके से बोलूँ, एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन यूजिंग, नॉट, सॉरी मैंने टर्म गलत लिख दी, इट इज कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम, नॉट बर्नौली थ्योरम, क्योंकि मैथ्स पढ़ाए हुए बहुत टाइम हो गया है। बर्नौली थ्योरम जो है मुझे बी से वही याद आई, ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं एक्चुअली। नेक्स्ट, एक्सपेंशन यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, व्हाई बाइनोमियल थ्योरम? बिकॉज अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है कि 1 प्लस एक्स मतलब बाइनोमियल, बाई मतलब दो, दो टर्म, वैसे तीन टर्म होती तो ट्राइनोमियल बोलते हैं उसको। ट्राइनोमियल को भी ट्राइनोमियल को भी टर्म्स को भी जो है एक्सपैंड कर सकते हो बाइनोमियल थ्योरम से, बट मैं फिर बता रहा हूँ, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मैं सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा जितना आपको जरूरत पड़ेगी। देखना जरा, 1 प्लस एक्स ये तो आपको करना ही है। इसके साथ में आपको क्या करना है, आपको पास्कल्स ट्राइंगल्स का यूज करना है, इसे बोलते हैं पास्कल्स ट्राइंगल। देखना जरा कैसे यूज करूंगा। पहले तीन चीजें आपको लिख लेनी है। वन, ये ट्राइंगल बनेगा, ठीक है ना, 1 1, ठीक है, ये तीन चीजें आपको लिख लेनी है। ये यूज होगा जब n की पावर 1 होगी, जो ये है, ये जो है ना, ये जो 4 है, ये बेसिकली n कहलाता है, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं, पावर ऑफ बाइनोमियल टर्म, ठीक है। तो जब आप n1 लोगे तो आपको सिर्फ क्या लेना है, 1 लेना है, ध्यान से समझो। जब n2 मिलेगा, मतलब पावर अगर 2 है, तो आप क्या करोगे, देखो 1 1, अब देखो ये 1 और ये 1 कितना आ गया, 2। वैसे ही आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते थे, 1 एंड 1, 1 प्लस 1 दैट इज 2, ठीक है। तो जब n इक्वल टू 2 होगा तो अब ये टर्म लोगे 1 2 2, वैसे n इक्वल टू 3, अब देखो क्या करना है, एक एक ऐड कर देना है, 1 एंड 1 ऐसे ऐड कर देना, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3, तो n इक्वल टू 3 में अब 1 3 3 1 यूज करोगे। क्या है ये अभी बता दूंगा, ठीक है ना। वैसे ही कौन बताएगा, 4 में क्या होगा, 1 1, ये बताओ इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, 4, इन दोनों का एडिशन 6, इन दोनों का एडिशन 4। बात समझ में आ रही है क्या? अब आप बोलोगे कि सर ये है क्या एक्चुअल में, ये भी बता दो ये है क्या। तो ये क्या है, कोफिशिएंट्स है, दीज आर कोफिशिएंट्स। देखना जरा कैसे कोफिशिएंट यूज करेंगे। अब अगर आप ढंग से देखोगे तो n इक्वल टू 4, हम n इक्वल टू 4 की बात कर रहे थे, n इक्वल टू 4, देखो यहाँ पे देख रहे हैं 1 प्लस एक्स, n की पावर n क्या है यहाँ पे, 4 है। तो अब ये जो है ना, ये कोफिशिएंट्स है, तो इस 1 का जो कोफिशिएंट होगा वो 1 ही होगा। नेक्स्ट, इस x का कोफिशिएंट होगा 4, इस x स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 6, फिर x क्यूब का कोफिशिएंट 4, x4 का कोफिशिएंट 1। तो आपका जो आंसर आया वो आया एक्सपेंशन के बाद 1 प्लस 4x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस x4। x की पावर 1 प्लस x की पावर 3 का करके दिखा देता हूं मैं आपको एक बार, इससे आप डायरेक्टली कर पाओगे। देखना, अब देखना एकदम समझ में आ जाएगा आपको, आप किसी भी चीज का एक्सपेंशन कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखना जरा क्या कर रहा हूं। अगर मैं आपसे बोलूं 1 प्लस एक्स की पावर क्यूब का करो, तो देखो क्या करना है, पहले सारी पावर क्या किसे दे देनी है, 1 को दे देनी है। तो 1 का क्यूब एक्स की पावर 0 प्लस 1 स्क्वायर x1,
प्लस 1x² प्लस x³। ठीक है, ये करना था। इसे फिर से कर देता हूँ, थोड़ा ब्रैकेट में लिख के, थोड़ा ब्रैकेट जो है ना मुझे कर देना चाहिए था। x³ x0 प्लस 1² x1 प्लस 1x² प्लस x³। अब इसकी पावर क्या है, n की पावर, n क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 है तो ये कोफिशिएंट यूज करोगे। तो पहले वाले टर्म का कोफिशिएंट क्या गया 1, दूसरे वाले टर्म का कोफिशिएंट कितना आ गया 3, तीसरे वाले टर्म का कोफिशिएंट आ गया 3, चौथे वाले टर्म का कोफिशिएंट आ गया 1। 1³ 1 होता है, 1 into 1 दैट इज 1, और x की पावर 0 दैट इज 1। ये तो पूरा 1 है, 1 है। दूसरी टर्म क्या आ जाएगी 3x, तीसरी टर्म क्या आ जाएगी 3x², और चौथी टर्म क्या आ गई x³। समझ में आया क्या? ठीक है, इस तरीके से एक्सपैंड किया जाता है। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं 1 प्लस एक्स की पावर 5 करो एक्सपैंड, कौन मुझे एक्सपैंड करके दिखाएगा? मैं एक्स एन की पावर 5 भी लिख देता हूं यहाँ पे। 1 1 ऐड कर दिया, 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5। इस तरीके से आप जितनी भी पावर्स मिलेंगी सबके कोफिशिएंट्स लिख सकते हो। ओके, बहुत बढ़िया। क्या आ रहा है? पहला तो 1 ही आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा आएगा x, ऑब्वियस सी बात है, पहली 1 टर्म है, दूसरी x है, तो बस एक एक पावर ट्रांसफर करते जाओ। x² x³ x4 x5, ये तो कर ही दिया। अब इनके जो कोफिशिएंट्स है वो लिखते जाओ। पहले का कोफिशिएंट 1, दूसरे का 5, तीसरे का 10, चौथे का 10, पांचवे का 5, छठे का 1, यानी कि एक्सपेंशन आया 1 प्लस 5x 10x², 10x³, 5x4 x5। x5 तो देखो कितना इजी है, कुछ भी नहीं है, आप किसी भी चीज को एक्सपैंड कर सकते हो। फिर आप बोलोगे कि सर आप तो हर बार 1 ही ले रहे हो। मान लीजिए अगर ऐसा आ जाता, ऐसा आ गया, फिर क्या करें? कुछ नहीं करना, फिर से वही करो। फर्स्ट टर्म बस 1 की जगह अब x है, तो क्या लिखोगे आप? x6। पहले सारी पावर दे दो 6 को, फिर एक एक पावर y को देते जाओ, तो y x5 y1, x4 y2, x3 y3, x² y4, x y5, लास्ट y6। सबको क्या करना है? ऐड करना है। और अब कोफिशिएंट्स लिखने हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोफिशिएंट्स होते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे n की पावर 6 है, तो इसको कोफिशिएंट्स कैसे लिखेंगे? 1 1, ठीक है, 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 10 15, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 5 15, 5 इंटू 1 6। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल होते हैं जो कोफिशिएंट्स है ना, वो बीच वाली लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है। जैसे 20 के अबाउट जितने इस तरफ दिख रहे हैं आपको 15 6 1, वैसे ही आगे की तरफ बस लिख सकते हो। कितना जाएगा? 1 6 15 20 15 6 1, हो गया।
किसी का भी कोफिशिएंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई? इवन नेगेटिव पावर्स की भी कर पाओगे, 1 प्लस एक्स की पावर -5 का भी हो जाता है, ठीक है। बट सिंस मैं मैथ्स पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, और -5 की जरूरत पड़ती नहीं है फिजिक्स में, हमें कभी भी इतने बड़े एक्सपेंशन की जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है ना। अनटिल अनलेस आप फिजिसिस्ट ना बनना चाहो, ठीक है ना। अगर आप आगे चल के ग्रेजुएशन करते हो फिजिक्स में, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो आपको मैथ्स आनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, विदाउट मैथ्स नहीं कर पाओगे। लेकिन 12th लेवल पे इतना जरूरत नहीं पड़ता, एटलीस्ट आपको थोड़ा बहुत एक्सपेंशन पता होना चाहिए। इतना एक्सपेंशन अगर आपको पता है, आपको काम बनता जाएगा, ठीक है। इस काम को, इस चीज को जो है हमेशा याद रखना, जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ। कैसे बनाया गया था? तो ये बनाया ऐसे गया था कि जो, वैसे ये पता नहीं, मेरे ख्याल से न्यूटन का ही काम है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, ठीक है। शायद न्यूटन का ही काम है ये भी, ठीक है। या तो न्यूटन का है या बर्नौली का है। बर्नौली इसमें इन्वॉल्व था डायरेक्टली, शायद बर्नौली कोई साइंटिस्ट होगा। उसने क्या किया था, ये सारी टर्म्स मल्टीप्लाई करके देखी। ये सारी टर्म्स जो थी ना, जैसे 1 प्लस एक्स प्लस वाई की पावर 6, ऐसे मल्टीप्लाई करके देखी। एंड जब उसने मल्टीप्लाई किया तो ही फिगर आउट कि कुछ टर्म्स रिपीट हो रही है, जैसे एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये 20 बार रिपीट हो रहा था, 20 बार रिपीट हो रहा था। ऐसे एक्स स्क्वायर वाई 4 15 टाइम्स रिपीट हो रहा। तो ऐसे उसने मल्टीप्लाई करके देखा और अरेंज करता गया। वो उसने सोचा कि पहले देख लेता हूँ 1 प्लस एक्स की पावर 1 है, फिर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर करूँ, फिर 1 प्लस एक्स का क्यूब करूँ, और वो एक्सपेंशन को ना एक्सपैंड करते हुए ना ऐसे क्या बोलते हैं, ट्राइंगल के फॉर्म में लिखता गया। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ढंग से देख रहे हो तो पता चलता है आपको कि हर बार जो है ना 2 टर्म ऐड हो रही है। दो दो नहीं, मतलब आप तो ही बोल सकते हो, हर बार 2 टर्म्स एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। देखो आप, पहले 2 में तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 2 नहीं, बल्कि 1 टर्म ऐड हो रही है, 2 नहीं बोलूंगा, हर बार 1 टर्म एक्स्ट्रा ऐड हो जा रही है। तो एक ट्राइंगल का फॉर्म बन रहा था। तो ट्राइंगल का फॉर्म बनता जा रहा था, तो उसने सिर्फ कोफिशिएंट्स को देखा, और कोफिशिएंट्स देखने के बाद उसे पता चला कि इसको जो है एक पास्कल, इस ट्राइंगल के हिसाब से जो है बनाया जा सकता है, ठीक है। इस ट्राइंगल के हिसाब से जो है मैं सारे कोफिशिएंट लिख सकता हूँ। तो उसने लिटरली जो है ये करके देखा है, सब मल्टीप्लाई करके देखा है। और कई जो फिजिसिस्ट होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं, उनके दिमाग में कैलकुलेशन वो बहुत तेजी के साथ कर लेते हैं, तो बहुत बड़ी बात नहीं होती उनके लिए, ठीक है। ठीक है, अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये तो मैं आपको ब्रैकेट में डाल देता हूँ। जो फिजिक्स के हिसाब से, जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक स्पेशल केस है, जैसे समझने की कोशिश करना। स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस है, ठीक है। देखो आपको समझ में आ गया होगा, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर क्या था, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। मैं एटलीस्ट 2-3 लिख देता हूँ। 1 प्लस एक्स का होल क्यूब क्या था, वो था 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। एंड 1 प्लस एक्स की पावर 4 का लिख देता हूँ, तो वो था 1 प्लस 4x 6x स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस एक्स। अब नेक्स्ट जो है टर्म्स ऐड कर सकते हो, 1 प्लस एक्स की पावर 5, 1 प्लस एक्स की पावर 6, ये सब आप ऐड कर सकते हो। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें एक चीज ऐड कर रहा हूँ। क्या है, ध्यान देना, एक चीज ऐड कर रहा हूँ, ऐड करने वाली चीज है ये। इफ x इज वेरी स्मॉल, मान लीजिए x छोटा है, किसके बीच में, 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है। लेट्स एज्यूम इन दिस वे, लेट्स एज्यूम इन दिस वे कि x lies between 0 and 1, और कई बार क्या होता है बुक्स में ऐसे भी लिखा रहता है, x lies between -1 and 1।
देखो कल मैंने आपको एक बहुत, कल पता नहीं बताया था या परसों बताया था शायद, हाँ कल बताया था। कल ये बताया था कि अगर x छोटा होता है जनरली किसके बीच में, -1 और 1 के बीच में, ठीक है। मान लीजिए x 0.1 है, x मान लीजिए 0.1, तो x² कितना होगा, 0.01। ये तो और छोटा हो गया। x³ क्या होगा, 0.001, और छोटा हो गया। x4 कितना होगा, 0.0001। मतलब अगर x -1 और 1 के बीच में होता है तो इसकी जो कंसेक्यूटिव पावर्स होती हैं, कंसेक्यूटिव मतलब हायर पावर्स, x², x³, x4, x5, x6, ये और छोटे होते चले जाते हैं। तो इनको किसी के साथ अगर ये एडेड फॉर्म में है, एडेड या सब्ट्रैक्टेड फॉर्म में है, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं ये बताओ कि 1 + x की पावर 2 कितना होगा, वेयर x इज 0.1। तो अब ध्यान से समझना, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर आपको क्या करना पड़ेगा, इसे एक्सपेंड करना पड़ेगा, 1 + 0.1 के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना पड़ेगा। फॉर्मूला बनेगा 1² 2 × 0.1 + 0.1 का होल स्क्वायर। तो आंसर आता है, एक्चुअल आंसर क्या आता है, 1 + 0.1, 0.1 का स्क्वायर अभी बताया 0.01, तो आंसर आना चाहिए था 1.21। ऑब्वियस सी बात है, ये आंसर आना चाहिए था, ये करेक्ट आंसर, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन फिर मैं आपसे बोलूंगा इतना बड़ा आपने क्यों किया, इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। ये जो टर्म है ना, ये टर्म जो है ये बहुत छोटी है, 0.01 बहुत छोटी है। और अगर बहुत छोटी टर्म है, आप खुद देखो, खुद करके देखो, 1 + 0.1 और ये है 0.01, 0.01 0.2 के मुकाबले भी छोटी है, ठीक है, और 1 के मुकाबले भी छोटी है। तो इसको ऐड करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप क्या कर सकते हो, निग्लेक्ट कर सकते हो। तो आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा बताओ, अगर इसे आप निग्लेक्ट कर लेते हो, आप बोलोगे कि सर ये है ही नहीं, निग्लेक्ट कर लो इसे, तो आंसर सीधा कितना आ गया, 1.2। कुछ आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ। तो कंपेयर करना पड़ेगा आपको, एक चीज समझनी है, जब भी आपको ऐसा दिख जाए कहीं पे, ऐसा कहीं पे होता हुआ दिख जाए कि भाई जब आप किसी 2 टर्म को ऐड कर रहे हो या 3 टर्म को ऐड कर रहे हो और तीसरी टर्म बहुत छोटी है 2 के मुकाबले में, तीसरे को हटा दो, तीसरे की जरूरत है नहीं हमें, ठीक है ना। हम ऐसा करते हैं, फिजिक्स में कई बार यूज होगा, डेरिवेशंस में यूज होगा, तो आपको वहां पे समझना पड़ेगा। और ये चीज अभी समझ सकते हो तो बहुत बढ़िया है। क्या होता है कि फिर 12th में अगर अभी नहीं समझोगे तो 12th में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है। और जरा मुझे बताओ, सोच के बताओ, अगर मैं इसमें ऐड कर दूं, एक कंडीशन ऐड कर दूं, x इज वेरी स्मॉल, अगर x बहुत छोटा है, किसके बीच में, -1 और 1 के बीच में, तो आप कौन कौन सी पावर निगलेक्ट कर सकते हो। ध्यान देना, x को निगलेक्ट नहीं करना है, x छोटा है लेकिन x की पावर छोटी होगी, तो आप क्या निगलेक्ट कर सकते हो, x², x³ x4 अप टू xn, जहां तक भी जा रहा है, दीज आर कॉल्ड हायर पावर्स ऑफ x, कैन बी नेग्लेक्टेड, आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। आया क्या समझ में। तो ये आप काम कर सकते हो, दिस दिस कैन बी डन। इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर रहा हूँ ताकि ये चीज समझ जाओ आप, ठीक है ना। तो मिटा नहीं रहा हूँ ताकि समझ जाओ, ठीक है। तो हायर पावर को क्या किया जा सकता है, निगलेक्ट किया जा सकता है। और अगर हायर पावर को निगलेक्ट किया जा सकता है तो आप डायरेक्टली देखो कैसे लिखोगे, ध्यान देना, डायरेक्टली देखना क्या आंसर है। देखो अब देखो, 1 + x की पावर 2 क्या होगा, देखो आप क्या करोगे, ये था ना एक्सपेंशन, 1 + 2x + x², को हटा दो, निगलेक्ट कर दो, तो आंसर क्या बचा, 1 + 2x। वैसे 1 + x की पावर 3 क्या बचेगा, x² हटा दिया, x³ हटा दिया, तो बचा क्या, 1 + 3x, 1 + x की पावर 4। देखो अब डायरेक्टली आप लिख पाओगे, देखो 2 को आप x से इंटू कर रहे हो, 3 को x से इंटू कर रहे हो, तो नेक्स्ट क्या आएगा, 1 + 4x।
वैसे ही 1 प्लस एक्स की पावर 5 क्या आ जाएगा 1 प्लस 5x, 1 प्लस एक्स की पावर 6, 1 प्लस 6x, सारी हायर टर्म्स उड़ गई। और अगर मैं ऐसे चलता जाऊं और लिखूं 1 प्लस एक्स की पावर n, तो आप डायरेक्टली लिख पाओगे क्या 1 प्लस एन एक्स, सीधा मल्टीप्लाई। 1 प्लस एक्स की पावर n को क्या कर सकते हो 1 प्लस एन एक्स, कुछ नहीं करना। बात समझ में आई क्या? ये शॉर्ट टर्म बता रहा हूँ, बहुत जगह यूज होता है, बहुत जगह यूज होगा ये, बहुत जगह यूज हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे बोलूं, एग्जाम्पल के एक्सपैंड ऐसे लिख देता है, ये सब वैसे करोगे लेकिन ये समझने वाली बात है, जितनी जल्दी समझ जाते हो उतना ही बढ़िया है। एक्सपैंड 100 प्लस, ये ऐसे लिख देता हूँ, बैटरी है 100.1 का होल 7 की पावर 7। अब अगर आपने इसे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया ना, 100.1 को 7 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आप ऐसे सोचो फिर वो आप मल्टीप्लाई ही करते रहोगे। ठीक है, कुछ नहीं मिलने वाला आप। ठीक है, कैसे करोगे ध्यान से समझना, कैसे करोगे, करने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। 100 प्लस 0.1 की पावर 7 लिख लो इसे, सबसे पहले ऐसे करना है। ठीक है, इसे दो टर्म में डिवाइड कर लिया, 100 प्लस 0.1 की पावर 7। अब ये ऐसा दिख रहा है क्या, 1 है यहाँ पे? नहीं, 1 नहीं है यहाँ पे, पहले क्या है 100 है, फिर क्या है 0.1 है। तो आप इसमें से क्या कॉमन निकालोगे, 100 कॉमन निकालोगे। आप बोलोगे सर 0.1 क्यों नहीं निकाल सकता? देखो 0.1 नहीं निकालूंगा क्योंकि अगर आप 0.1 निकालते हो, कॉमन निकालते हो, तो देखो इसे ऐसे करेंगे। फिर अगर मैं 0.1 निकालता हूँ तो 0.1 की पावर 7 हो गया, 100 डिवाइडेड बाय 0.1 प्लस 0.1 आ जाएगा, फिर 0.1 नहीं, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये चीज समझ में आई सभी को? जरा मुझे बताओ, कॉमन निकाल सकता हूँ ना 0.1? तो जब मैंने 0.1 कॉमन निकाला, 0.1 की पावर 7, तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, 100 अपॉन 0.1 प्लस 1, तो 0.1 की जगह 1 आ जाएगा। लेकिन अब एक प्रॉब्लम क्या हो गई है, ध्यान देना, 0.1 की पावर 7 ये आ जाएगा 1000। अब 1000 प्लस 1 है या 1 प्लस 1000, तो ये जो x है, x यहाँ पे क्या आ गया 1000, ये 1 से कम नहीं है, ये 1 से बहुत ज्यादा है। तो आप इसे रेगुलर तरीके से एक्सपांड कर सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि x को कैसे रखना है मैंने यहाँ पे बताया, x को कोशिश करना है कि छोटा रखो। अगर आपको ये वाला यूज करना है, ये एक्सपेंशन यूज करना है, तो x को कैसा रखा जाएगा, छोटा रखा जाएगा। तो आपको वही कॉमन लेना पड़ेगा यहाँ से जो x को कैसा बना सके, छोटा। ठीक है, तो आप क्या कॉमन लोगे, 100 की पावर 7, 100 कॉमन लोगे। जैसे ही आप 100 कॉमन लेते हो तो देखो अंदर क्या बचता है, 1 प्लस 0.1 बाय 100 की पावर 7। बात समझ में आई, 100 क्यों लिया? अब अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है, ये टर्म देखो, ये 1 प्लस ये x है, क्या x बहुत छोटा है? छोटा है ना x? और x छोटा है तो अब मेरा काम बन गया, मुझे कुछ करना ही नहीं है। 10 100 की पावर 7, तो ये तो हो जाएगा सीधा 10 रेज़ टू पावर 14। ठीक है, 10 रेज़ टू पावर 14, इसमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा ये 1 प्लस एक्स की पावर 7। ठीक है, और क्योंकि x छोटा है, मैं लिख रहा हूं सिंस x इज वेरी स्मॉल, मैं 1 प्लस एक्स की पावर 7 को क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 7x, डायरेक्टली, कुछ करना ही नहीं है मुझे। यानी इसे मैं कैसे लिखूंगा, 1 प्लस 7x। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी कर पाओगे इस चीज। ठीक है, बस हो गया मेरा आंसर। आंसर क्या है, आंसर आया मेरा 10 रेज़ टू पावर 14, 1 प्लस 0.7 बाई 100, 10 रेज़ टू पावर 14, 1 प्लस 0.7 को 100 से डिवाइड करते हो तो 2 जीरो ऊपर आ जाएंगे, तो आपका आंसर आ गया 1.007 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14। ये आपका आंसर है। तो आपको कुछ करने की जरूरत पड़ी नहीं, देखो आपको
100.1 की पावर 7 करने की जरूरत नहीं पड़ी। आया समझ में कि नहीं? क्योंकि 100.1 को 7 बार मल्टीप्लाई करूंगा ना, मेरी हालत खराब हो जाएगी, बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है, आप कोशिश करोगे थोड़ा इंटेलिजेंटली काम करने की, ठीक है, मैथ्स का यूज करो, तो मैथ्स का यूज इस तरीके से हो जाता है। वैसे भी ये मैथ्स में सब कुछ कराया जाता है, ठीक है ना। मैथ्स में ये पार्ट इसलिए रहता है क्योंकि आप फिजिक्स में जहाँ पे इसका एप्लीकेशन है वहां पे आप इसका यूज कर पाओ, ठीक है। इस तरीके से हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरे लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था ये, क्या बता देता हूँ, ये है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये है सबसे ज्यादा, फिजिक्स में बहुत यूज होगा ये, बहुत यूज होगा ये, ठीक है। और एक मैंने छोटी सी मैथ्स की प्रॉब्लम करवा दी ताकि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है, ये समझ में आ सके। फिजिक्स की मैथ्स की छोटी सी प्रॉब्लम करवा दी है, ठीक है। वैसे बाइनोमियल थ्योरम में आप सब कुछ करने वाले हो, ठीक है। आई होप समझ में आया सभी को। अब मैं फिर आगे चल सकता हूँ, ठीक है। एक बार बता दो सबको समझ में आया है क्या? ठीक है, तो बहुत जगह यूज होगा, ध्यान देना, बहुत जगह यूज होने वाला है, ठीक है। और जहाँ पे यूज होगा वहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सर ये कैसे यूज कर लिया, ठीक है, बहुत जगह यूज होगा ये। दिस इज अ स्पेशल केस, कई बार इसे अप्रोक्सीमेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। स्पेशल केस भी बोला जाता है और इसे कई बार अप्रोक्सीमेशन भी बोला जाता है। अप्रोक्सीमेशन मतलब अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्सीमेटली इतना आंसर होगा। कई बार क्या होता है फिजिक्स में अप्रोक्स से काम चलाना पड़ता है, एग्जैक्ट की हमें जरूरत नहीं पड़ती फिजिक्स में, कई चीजें अप्रोक्सीमेशन से हो जाती। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ। हम जो है क्या करा रहे थे आज, हमें कौन सा डेरिवेशन करना था? बेसिकली हमें करना था आज डिवीजन वाला, ठीक है। तो डिवीजन में जो है ये यूज होगा, तो इसलिए इसे मैंने करा दिया है, ठीक है। मैं हटा देता हूँ, ठीक है। चलिए अब डिवीजन जो है इसे मैंने अलग से कर दिया है ताकि समझ पाओ, ठीक है। जब मैं इसे शेयर करूंगा तो इसे याद रखना, ठीक है। पास्कल्स ट्रायंगल याद रखना। पास्कल्स ट्रायंगल सिर्फ 6 तक नहीं होता, कहीं तक भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। जहां तक अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो आप किसी चीज को भी एक्सपांड कर लोगे, किसी भी पावर को एक्सपांड कर सकते हो। बल्कि बाइनोमियल थ्योरम में तो आपको पूरा फॉर्मूला ही बता दिया जाएगा, एक फॉर्मूले से ही कर पाओगे आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए डिवीजन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, चलिए। एरर इन डिवीजन। ओके, तो फिर से वही चीज कि लेट्स एज्यूम कि आपने, आपकी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है, जो फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी वो आपने मेजर की और मेजर करने के बाद कुछ ऐसी आ गई, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। तो ए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू, और डेल्टा ए क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर इन दी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। वैसे ही आपने सेकंड फिजिकल क्वांटिटी मेजर की, वो आई बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक है। तो बी इज द ट्रू वैल्यू ऑफ सेकंड फिजिकल क्वांटिटी एंड डेल्टा बी इज द मीन एब्सोल्यूट एरर एसोसिएटेड विद सेकंड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, दूसरा कलर दे दो, दूसरा कलर। नाउ अब दिख रहा है आपको? ठीक है। नाउ द थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, now the third physical quantity
is measured by dividing first physical quantity with second physical quantity. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी को सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी से डिवाइड किया, तो उससे आपको एक थर्ड फिजिकल क्वांटिटी मेजर करने में आपको आसानी हुई। कहने का मतलब ये है, जैसे अगर मैं इसे यूज करना चाहूँ तो कहाँ यूज करूंगा, जैसे स्पीड, ये जो है मैंने कल एक्सप्लेन किया था आपको कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो डिस्टेंस फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हो गई, टाइम सेकंड फिजिकल क्वांटिटी होगी। आप डिस्टेंस और टाइम को मेजर करके स्पीड मेजर करना चाहते हो, कहने का मतलब ये। ठीक है, ठीक है। नाउ फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आपने मेजर की तो वो कितना आ रहा था, a प्लस माइनस डेल्टा a। ठीक है, सेकंड फिजिकल क्वांटिटी मेजर की तो वो कितनी आई, b प्लस माइनस डेल्टा b। और जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी मिली आपको c माइनस डेल्टा c प्लस माइनस डेल्टा c। ठीक है, आया समझ में आता? ठीक है, दोनों को डिवाइड करने के बाद तो अगर जो है फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी और सेकंड फिजिकल क्वांटिटी में एरर है कुछ, तो ऑब्वियस सी बात है थर्ड फिजिकल क्वांटिटी जो आप डिवीजन करके लेके आ रहे हो, फर्स्ट को सेकंड के साथ डिवीजन करके लेके आ रहे हो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, तो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी में भी एरर तो रहेगी। तो वो है डेल्टा सी। सी इज द ट्रू वैल्यू ऑफ डेल्टा। अब देखो एक चीज तो आप डायरेक्टली बता दोगे, कौन मुझे बताएगा, व्हाट इज द ट्रू वैल्यू ऑफ थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, वो आप डायरेक्टली बता पाओगे। ट्रू वैल्यू तो आप हमेशा बता सकते हो, फॉर ए बाई बी, है ना। तो ट्रू वैल्यू थी सी, ठीक है, और सी कितना होगा, ए बाय बी। फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू ए है और सेकंड क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू बी है, तो दोनों को डिवाइड कर दिया तो ट्रू वैल्यू ऑफ सी पता चल गई, ना ट्रू वैल्यू ऑफ थर्ड फिजिकल क्वांटिटी पता चल गई। तो ये चीज हमेशा आप बता पाओगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये आप हमेशा बता पाओगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे और क्या लेके आना है, मुझे पता चलना चाहिए डेल्टा सी कितना है। ट्रू वैल्यू तो पता चल गई, डेल्टा सी कितना है, व्हाट इज द मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर एसोसिएटेड विद थर्ड क्वांटिटी, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, उसके लिए अब ड्राइव करने का तरीका देखना, यहां से आपको समझना है कि डिराइव कैसे करेंगे। ध्यान से समझना इस चीज को, इसको तो ऐसे लिखा। अब यहां देखो, ये जो ऊपर है a प्लस माइनस डेल्टा है, इसमें से a कॉमन निकालो। बेसिकली मैं क्या बनाना चाहता हूं, यहां पे लेफ्ट साइड में, लेफ्ट नहीं राइट साइड में, राइट साइड में मैं क्या बनाने की कोशिश करूंगा, a बाय b ट्रू वैल्यू बनाने की कोशिश करूंगा। जैसे ये डेरिवेशन करवाया था, तो इस डेरिवेशन में ना देखो अपने आप a इंटू बी आ गया था, ट्रू वैल्यू आ गई थी अपने आप। जब मल्टीप्लाई किया था तो अपने आप ट्रू वैल्यू आ गई थी। और मैंने क्या बोला था, ट्रू वैल्यू के साथ बची हुई जो भी चीज है वो क्या है, मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर, ये बताया था मैंने। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पे भी वैसा ही करने की। मैं कोशिश कर रहा हूं कि ट्रू वैल्यू आ जाए यहाँ पे किसी तरीके से, सी की ट्रू वैल्यू आ जाए। अब ट्रू वैल्यू कैसे आएगी, ऊपर से a कॉमन निकालना पड़ेगा और नीचे से b कॉमन निकालना पड़ेगा। जैसे ही आप ऊपर से a कॉमन निकालते हो तो ध्यान देना ऊपर क्या बचता है, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a। ऊपर से a कॉमन निकाला, नीचे से क्या निकालोगे, b कॉमन निकालोगे। कोई फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर आप a को अंदर इंटू करते हो अभी भी तो ऊपर वाली क्वांटिटी आई जाएगी, देखो। वैसे नीचे b इंटू करोगे तो नीचे वाली क्वांटिटी आ जाएगी, b प्लस माइनस डेल्टा b आ जाएगा। ठीक है, बट इससे एक सहारा मिल गया। इससे क्या चीज पता चली हमें, ये देखो a और a बाई बी आ गया है। अब यहाँ पे a बाई बी यहाँ पे क्या होगा, ट्रू वैल्यू ऑफ c आ गई है। ये मुझे लाना पड़ेगा पहले, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे c है
यहाँ पे ये C है, C है ट्रू वैल्यू, और यहाँ पे ट्रू वैल्यू क्या है, A बाई बी, तो ये आनी चाहिए ना दोनों साइड, ठीक है ना, तो पहले लानी पड़ेगी। ओके, अब क्या करें, अब देखो क्या करना है, ध्यान से समझना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, C प्लस माइनस डेल्टा सी इक्वल टू A बाई बी, ऑब्वियस सी बात है A बाई बी, ये तो आ ही गया है यहाँ पे। A बाई बी के साथ क्या है, 1 प्लस माइनस डेल्टा A बाई ए, इसकी पावर क्या आ गई, 1। ये भी, इसकी पावर भी 1 थी, इसकी पावर भी 1 है। ये क्योंकि ऊपर था तो इसे ऊपर ही रखो, लेकिन नीचे वाले को ऊपर ले जाओ। ये जो नीचे वाला था इसे ऊपर ले जाओ, तो जैसे ही आप नीचे वाले को ऊपर ले जाओगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी, -1। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, अब मैं, ठीक है, अब मैं ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा सा इसी में, बाइनोमियल में। ठीक है, बाइनोमियल में मैं आपको एक चीज ऐड करके दे देता हूँ उसमें, ठीक है ना। देखो ये तो आप, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि जब x छोटा था तो आप सीधे ही क्या कर देते थे 2 को x से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को x से कर दिया, वैसे ही n को x के साथ कर दिया। n मतलब कोई भी जनरल पावर है तो सीधा कर सकते हो। अब मैं इसमें एक चीज ऐड करके दे रहा हूँ आपको, एक चीज बता रहा हूँ, दिस इज वैलिड फॉर एनी पावर ऑफ n। मतलब n की वैल्यू कुछ भी चलेगी, ठीक है, एनी पावर ऑफ n, मतलब n की मतलब कहने का मतलब ये है कि प्लस माइनस दोनों चलेगा, -1 -2 -3 सब चलता है इसमें, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए आपसे बोला जाए, कोई बोले कि 1 प्लस एक्स की पावर -3 कितना है, वेयर x इज वेरी स्मॉल, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या लिखोगे इसमें, 1 -3x, डायरेक्टली कर सकते हो। क्यूब को एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं, -3 को आप बोलोगे सर एक्सपैंड करके दिखाओ, देखो मैं फिर बता रहा हूँ, मैं मैथ्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये मैथ्स में आप करोगे सब, ठीक है ना, मैथ्स में करने वाले हो, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ अगर x बहुत छोटा है तो आप कुछ नहीं करोगे, 1 प्लस एक्स की पावर -3 है ना, है, तो ये जो -3 इसे डायरेक्टली इंटू करो, कुछ नहीं है, 1 -3x हो गया, डायरेक्टली आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आया समझ में? और अगर यहाँ पे माइनस होता, ध्यान देना, अगर यहाँ माइनस होता तो कई बार ऐसे लिख देते हैं 1 प्लस माइनस एक्स, तो कुछ नहीं है। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस हो जाता, तो 1 प्लस 3x, तो मैं दोनों ही लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बैटरी है, मैं दोनों ही लिख दे रहा हूँ। अगर 1 प्लस एक्स की पावर -3 आता होता तो क्या आंसर होता, 1 -3x। और अगर 1 माइनस एक्स की पावर -3 होता है तो आंसर क्या आता है, 1 प्लस 3x, मतलब साइन चेंज हो जाता है, बस और कुछ नहीं, आंसर वही रहता है 1 माइनस प्लस 3x। ठीक है, क्या बात आई समझ में कि नहीं आई? दिस इज वैलिड, ठीक है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। अगर मैं मैथ्स पढ़ा रहा होता तो डेफिनेटली ये सब चीजें करवाता, ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कहाँ ऐसा अप्लाई कर सकते हैं, तो देखो अप्लाई हो गया, आप देखना ध्यान से समझना, c प्लस माइनस डेल्टा सी, ये तो है ही, a बाई बी ये भी है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब यहां देखो मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से समझना, डेल्टा बी है एरर इन सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी, मीन एब्सोल्यूट एरर इन फिजिकल क्वांटिटी, और बी क्या है, ट्रू वैल्यू। देखो हमेशा एरर जो होती है ना वो ट्रू वैल्यू से बहुत कम रहती है। जैसे अगर अभी तक आप देखोगे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जब मैंने लिखी थी, जैसे मान लीजिए मैं लेंथ मेजर कर रहा था, तो लेंथ ऐसे डेल्टा एल एल से बहुत छोटा होता है, बताए, आ रहा है समझ में, एरर हमेशा छोटी ही होती है, एरर कभी भी बड़ी नहीं होती, ट्रू वैल्यू के मुकाबले में एरर क्या होती है, बहुत छोटी ही होती है, ठीक है। तो अगर एरर
ट्रू वैल्यू के मुकाबले एरर बहुत छोटी होती है। तो कौन मुझे बताएगा कि डेल्टा बी बाय बी ये कैसा होगा? ट्रू वैल्यू के मुकाबले में हमेशा एरर छोटी होती है, तो डेल्टा बी बाय बी कैसा होगा? बहुत बड़ा होगा कि बहुत छोटा? बहुत छोटा होगा। 0.00 मत बोलो, क्योंकि एग्जैक्टली आपको पता नहीं है क्या होगा आंसर। वो तो जब मैं वैल्यू बोलूंगा तभी आएगा ना आंसर। आप आंसर क्या लिखोगे? इट इज निग्लेक्टेबल। डेल्टा बी बाय बी इज वेरी स्मॉल। बेटर ये आप बोलो इट इज वेरी स्मॉल। वैसे डेल्टा ए बाय ए भी बहुत छोटा है, लेकिन हमें वहां पे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पे पावर 1 है, यहाँ पावर -1 है, ध्यान देना। अब क्योंकि डेल्टा बी बाय बी इज वेरी स्मॉल, तो ध्यान से समझना। अब यहाँ पे मैं क्या थ्योरम लगा रहा हूँ? मैं लगा रहा हूँ ये 1 प्लस माइनस एक्स की पावर -n। अगर होगा ऐसा तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा? मान लीजिए प्लस होता तो क्या लिखता है इसे मैं? 1 माइनस एन एक्स। 1 ऑलरेडी है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरा काम बन गया है। और वैसे ही अगर यहाँ माइनस होता तो आप क्या लिखते? नीचे आ जाता प्लस एस। तो 1 माइनस प्लस एन एक्स, डिपेंड करेगा बीच में कौन सा साइन है, वही यूज कर लेना। मैंने तो दोनों एक साथ ही लिख दिए, ठीक है ना? तो वो आपको देखना है। ठीक है, अब क्या ये यूज किया जा सकता है? यस, यहाँ यूज किया जा सकता है। ठीक है, ये मैं यूज कर लूंगा, ये वाली जो चीज है बाइनोमियल थ्योरम, ये मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा। चलिए यूज कीजिए। तो मैं क्या लिखूंगा जरा बताएगा कोई? 1, क्या लिखूंगा बताओ इसे? 1 माइनस प्लस, माइनस प्लस मतलब माइनस, और फिर ये माइनस माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी इंटू 1। ये आ गया समझ में सभी को? थोड़ा सा बड़ा हो सकता है एक्सप्रेशन, लेकिन समझने की कोशिश करना अब। ठीक है, 1 माइनस प्लस डेल्टा बी बाई बी हो गया। अब मेरा काम, अब तो मेरा काम, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। अब इसमें क्या करना है? सबको मल्टीप्लाई करो एक साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, देख लो जरा, मल्टीप्लाई कीजिए। ए बाई बी को ऐसे ही रखो, अब मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो मल्टीप्लाई करना आता है। 1 पहले 1 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आया? 1। फिर 1 इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा? माइनस प्लस डेल्टा बी बाय बी। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस डेल्टा ए बाय ए। और फिर डेल्टा ए बाई ए डेल्टा बी बाई बी से मल्टीप्लाई होगा। अब क्योंकि साइन थोड़ा सा मुश्किल है बताना, ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्लस माइनस ही लिख देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा ए डेल्टा बी ए बी। ठीक है, दो ही साइन आ सकते हैं प्लस माइनस, कौन से आएंगे? वैसे भी मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी? दिस कैन बी निग्लेक्टेड। वाई इट इज निग्लेक्टेड? जैसे पिछली बार बताया था मैंने आपको कि यहाँ देखोगे तो आपको पता चलता है। यहाँ पे देखो लिखा था मैंने, ये देखो मैंने क्या निगलेक्ट कर दिया था? डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी निगलेक्ट कर दिया था। क्यों था? डेल्टा ए एंड डेल्टा बी आर वेरी स्मॉल, ये बहुत छोटे थे, सो देयर मल्टीप्लीकेशन इज ऑल्सो वेरी स्मॉलर देन अदर फिजिकल अदर क्वांटिटीज। ये इन तीनों के मुकाबले बहुत छोटा है, तो इसे ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? ये चीज समझ में आई मैंने क्या बोला? ये जो मैंने जो चीज बताई थी आपको कल, ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, तो ये चीज मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पे। अब तो मैं क्या कर सकता हूँ? किसको निगलेक्ट कर सकता हूँ? डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी, इसको निगलेक्ट किया जा सकता है। तो अगर निगलेक्ट किया तो बचा क्या? सिर्फ ये आपका बच गया है। ठीक है,
तो इसलिए मैंने बोला था कि वहां पे प्लस माइनस लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ए बाई बी को भी इंटू कर दो, अब देखो आपको दिखने लग जाएगा रिजल्ट। अगर ए बाई बी को इंटू करते हो देखो क्या आएगा, ए बाई बी माइनस प्लस ए बाई बी इंटू डेल्टा बी बाई बी प्लस माइनस ए बाई बी इंटू डेल्टा ए बाई ए। अब देख लो, अगर आप ढंग से देख पा रहे हो तो आपको पता चलता है सी क्या थी, ट्रू वैल्यू। तो यहाँ पे देखो सी क्या थी, ए बाई बी, ट्रू वैल्यू क्या थी सी की, ए बाई बी, तो वो आ गई ना साथ में। तो देखो आप क्या लिखोगे, सी प्लस माइनस डेल्टा सी, इसको तो ऐसे ही लिखना है। सी जो है ट्रू वैल्यू है, तो वो आगे देखो यहाँ पे ए बाई बी। अब एरर क्या होगी, मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मैंने बताया था बाकी जो बची हुई क्वांटिटी है उन्हें क्या करोगे, ऐड करके एक साथ लिख दो। एक साथ लिख दिया, और आगे क्या कर देना, प्लस माइनस साइन लगा देगा। ये चीज समझ में आई मैंने क्या किया? मैंने जो पिछली बार बताया था वही चीज मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी है। ए बाई बी ट्रू वैल्यू है, वो दिख गई। अब जो बाकी बची हुई क्वांटिटी है वो क्या है, मीन, मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर। तो उसको मैक्सिमम कैसे बनाना है, दोनों को ऐड करो, बाकी बची हुई क्वांटिटी को, ठीक है, ब्रैकेट में रखो और आगे प्लस माइनस लगा दो। ठीक है, बात समझ में आई? बढ़िया, बस हो गया मेरा काम, यही तो मुझे करना था, यही मुझे करना था। अब आप ट्रू वैल्यू भी लिख सकते हो, मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर भी लिख सकते हो। ट्रू वैल्यू ऑफ थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज सी, ट्रू वैल्यू थी सी, तो ये क्या है यहाँ पे, ए बाई बी। एंड दूसरा, मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर, हाँ जी किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है ना, किया जा सकता है। बट ये ध्यान देना, ये जो टर्म्स है ना, ये ए इंटू डेल्टा ए, तो कभी भी ऐसे नहीं करना है कि आप क्या सोचो कि मैं कल बताया भी था आपको, ऐसा मत कर देना कि ये बी और बी कैंसिल आउट हो गया तो बचे क्या आंसर, ए डेल्टा अपॉन बी, ये गलत है। डेल्टा बी क्या है, यहाँ पे एक वैल्यू है, ठीक है। तो डेल्टा बी को मैं ब्रैकेट के अंदर बंद कर रहा हूँ और डेल्टा ए को भी ब्रैकेट के अंदर बंद कर रहा हूँ, तो इसको कहीं पे भी कैंसिल आउट नहीं करना है। हाँ, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज डेल्टा सी, तो वो आपको दिख भी रहा है, वो क्या हो जाएगा बचा हुआ, ए डेल्टा बी बाय बी स्क्वायर, ए डेल्टा ए बाय ए बी। ये सही है बिल्कुल, लेकिन जैसे आप बोल रहे थे कि क्या सर मैं इसे कट कर सकता हूँ, यस, ये ए कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि ऊपर ए जो है ट्रू वैल्यू है और नीचे भी ट्रू वैल्यू, तो वो कैंसल आउट हो जाता है। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डेल्टा बी अपॉन बी स्क्वायर प्लस डेल्टा ए बाई बी, ये भी कर सकते हो, ठीक है। और इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ध्यान देना, तीन चीजें लिख के दिखा रहा हूँ, जो आपको यूज करना है कर लेना। ए डेल्टा बी बाई बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे ट्रू वैल्यू ऑफ बी से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो, कर सकता हूं, तो ये भी आ जाएगा। तो तीन चीजें अब मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है ना, आप खुद जो है आप समझदार हो, ठीक है ना, आप कोई सी भी यूज कर सकते हो। तीनों को ब्रैकेट के अंदर बंद कर देता हूँ, ये वाला, ये वाला, या ये वाला, ठीक है।
ये 3 चीजें मैंने बता दी आपको, कोई सा ही फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर भी पता चल गई, ठीक है। और कौन सी एरर थी जो मैं निकाल सकता था? फ्रैक्शनल एरर भी निकाल सकता था। थर्ड फिजिकल क्वांटिटी फ्रैक्शनल एरर निकाल सकता था, ठीक है ना। अच्छा, क्या होगी बताएगा कोई? फ्रैक्शनल एरर क्या होगी? डेल्टा सी बाय सी। फ्रैक्शनल एरर मैं बता भी चुका हूं आपको क्या होती है, ठीक है। जो एरर होती है वो ट्रू वैल्यू का कितना पार्ट है, तो डेल्टा सी बाय सी। अच्छा, डेल्टा सी आपने निकाला, तो डेल्टा सी मैं ना ये यूज कर रहा हूँ, देखना ये वाला लास्ट वाला, ए डेल्टा बी, बी डेल्टा ए बाय बी स्क्वायर अपॉन सी। सी क्या है? ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या थी? ए बाय बी। देखो आंसर क्या आता है, बी बी क्या हो गया? कैंसल आउट हो गया। तो आंसर आया आपका ए डेल्टा बी, बी डेल्टा ए बाय, यहाँ एक बी बचा, यहाँ ए बचा, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ए बी आ गया। अलग अलग कर लो, अलग अलग कर लिया मैंने। तो ए कैंसल आउट हो गया, बी कैंसल आउट हो गया, तो आंसर आया आपका डेल्टा सी बाय सी इज इक्वल टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। आया आंसर कि नहीं आया? समझ में आया क्या मैंने क्या किया? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि फ्रैक्शनल एरर इन थर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू, हाँ जी डेरिवेशन पूछेंगे, देखो फिर मैं बता रहा हूँ, डेरिवेशन जो है यूनिट टेस्ट में पूछते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जेई की बात करोगे तो जेई में कोई डेरिवेशन पूछता नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं वहां पे, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, तो वहां पे डेरिवेशन तो पूछा ही नहीं जाएगा। वहां पे तो उसके लिए क्वेश्चन हो गया, आपके लिए क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, आप ऐसे सोचो, ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा अगर एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि इफ द फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी दे दी ए प्लस माइनस डेल्टा ए, फिर सेकंड फिजिकल क्वांटिटी दे दी बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब आप ऐसे बोला है कि फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर रहा हूं, तो एक थर्ड फिजिकल क्वांटिटी आ रही है, तो बताओ व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल एरर इन थर्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फिर ऑप्शन दिए जाएंगे, ऐसे ऑप्शन दे देंगे फिर क्या, कि थर्ड फिजिकल क्वांटिटी में जो फ्रैक्शनल एरर है वो है डेल्टा ए बाय ए डेल्टा बी बाय बी। पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन हो जाएगा ऐसा, डेल्टा ए बाय बी डेल्टा बी बाय ए। तीसरा ऑप्शन ऐसे आ जाएगा, डेल्टा ए इंटू डेल्टा बी बाई ए बी डी, नन ऑफ दीज। तो फिर क्या आंसर करोगे आप? अब पता तो चल गया ना आपको, बता तो दिया, तो आंसर क्या है? ए, फर्स्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेशंस पूछा जाता है यूनिट टेस्ट में। यूनिट टेस्ट जो होते हैं ना आपके, हाफ ईयरली हो गया, फाइनल एग्जाम हो गया, उसमें डेरिवेशन पूछे जाएंगे। तो ये पूरा डेरिवेशन आपको आना चाहिए, पूरा एज इट इज, क्योंकि ये अगर पूछा जाएगा तो 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, और 3 मार्क्स का पूछा जाएगा तो आपको एज इट इज करके दिखाना पड़ेगा। हर चीज जो मैंने आपको बताई है यहाँ पे वो लिख के दिखानी पड़ेगी आपको। तो जब टीचर देखेगा कि हाँ यार इसे पता है सब कुछ, इसने सही किया हुआ है पूरा, है ना, तो वो आपको 3 मार्क्स दे देगा। बच्चे क्या है, स्किप करना स्टार्ट कर देते हैं। वो क्या करेंगे, सर फॉर्मूला तो पता है ना, एरर डिवीजन में आपने बताया हुआ है। आपको डेरिवेशन बताना है, फॉर्मूला नहीं बताना है, ध्यान देना। फॉर्मूला तो पता चल गया आपको, फॉर्मूला तो मैंने बता दिया यहाँ पे डिराइव करके। फॉर्मूला दिमाग में रखो, न्यूमेरिकल्स के लिए यूज होगा। लेकिन जब मैं आपसे बोल रहा हूँ डिराइव दी एक्सप्रेशन फॉर एरर इन डिवीजन ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, तो फिर आपको यहां से दिखाना पड़ेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ही, तो आपको पूरा का पूरा यहां से करके दिखाना पड़ेगा, बिल्कुल एज इट इज। बात समझ में आई क्या? तो आदत डाल लो डेरिवेशंस की, ठीक है ना। यहाँ पे वो 10th वाला जो मोड रहता है ना, उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ, ठीक है। आदत डालनी पड़ेगी आपको, आपको डेरिवेशंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है ना।
घर पे बैठे हो, अब आज जैसे मैंने ये डेरिवेशन करवाया, मैंने दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करवाए हैं आपको, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन। वो आपको डेरिवेशन फिर आप पेज पे जो एक बार समझ लो एक बार, और उसके बाद पेज पे लिखना स्टार्ट करो, बिना देखे जो है लिखना स्टार्ट करो। सो फ्रैक्शनल एरर इन थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, इससे पता चलता है फ्रैक्शनल एरर इन थर्ड फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू होता है फ्रैक्शनल एरर इन फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी प्लस सेकंड फिजिकल। वैसे अगर थर्ड भी होती ना, जैसे थर्ड भी होती ना तो आप कर पाते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर तीन क्वांटिटी होती, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे बोल लूं, ध्यान देना, ए को ऐसे दिया जाता, आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है इसमें? फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी को पहले किससे डिवाइड किया? सेकंड फिजिकल क्वांटिटी, फिर थर्ड से किया, और उसके बाद जो है चौथी फिजिकल क्वांटिटी निकल के आ रही है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है? आ रहा है समझ में कि नहीं? अब सोचो, ऐसे अगर ऐसे दिया हुआ है तो अब मैं आपसे बोलूं कि बताओ फ्रैक्शनल एरर इन डी क्या होगा? डेल्टा डी बाई डी। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, देखो क्या होगा, सीधी सी बात है, तीनों का फ्रैक्शनल एरर का सम, तीनों का फ्रैक्शनल एरर का सम डायरेक्टली, कुछ नहीं है इसमें। मैंने तो दो के लिए बताया, दो के लिए ना डेरिवेशन इजी हो जाता है, तीन के लिए अगर मैं ऐसे तीन फिजिकल क्वांटिटी लेता और डिवाइड करता तो मेरे लिए हालत खराब हो जाती, ठीक है ना, मल्टीप्लाई करते रहता। ठीक है, वैसे एक शॉर्ट मेथड भी है, पता है क्या बोलते हैं मुझे, कैलकुलस मेथड का, कैलकुलस का, लेकिन जरूरत नहीं है। आपको डेरिवेशन आ रहा है तो डेरिवेशन आप यही करोगे, बस और कुछ नहीं। समझ में आ गया? इसे ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल ताकि समझ में आए, ध्यान से समझना इस चीज को। एग्जांपल है, if the particle is traveling with certain speed, ठीक है ना, ध्यान से समझना कैसे करेंगे, ठीक है, समझना है, ठीक है। एक पार्टिकल है वो ट्रेवल कर रहा है विद सर्टेन स्पीड सच दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the particle is measured और कितना आया ध्यान देना, 100 मीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, and the time it takes to cover this distance is measured to be 3 सेकेंड प्लस माइनस 0.01 सेकेंड। आपको क्या बताना है, ध्यान से समझना, आपको क्या बताना है, आपको बताना है फाइंड आउट दी स्पीड फाइंड आउट दी स्पीड, सबसे पहले तो स्पीड बतानी है, ठीक है, एंड दूसरा परसेंटेज एरर एसोसिएटेड विद दी स्पीड मेजरमेंट।
कैसे करेंगे? अब ध्यान से समझना, अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी, यहाँ पे स्पीड कैसे निकलेगी बताएगा कोई? स्पीड कैसे मेजर करते हो आप? डिस्टेंस और टाइम के साथ क्या किया जाता है कि स्पीड मेजर हो जाए? डिवीजन किया जाता है। मतलब डिस्टेंस को टाइम के साथ आप डिवीजन करोगे तो आपको क्या निकल के आ जाएगा? आपका आपका निकल के आ जाएगा स्पीड। तो आप ध्यान से समझना, डिस्टेंस को टाइम के साथ डिवाइड करते हो तो स्पीड निकल के आती है। इसका मतलब आपको क्या यूज करना है? एरर इन डिवीजन को यूज कर लेना है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो बताओ ट्रू वैल्यू ऑफ स्पीड क्या है? ना ना ना, 103 कैसे हो गया बेटा? यहाँ लिख देता हूँ, बेटर ये। ट्रू वैल्यू ऑफ डिस्टेंस है 100 मीटर। ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम है 3 सेकेंड। मीन एब्सोल्यूट एरर विद द डिस्टेंस इज 0.1 सेंटीमीटर। इसे अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हो तो 100 से डिवाइड करोगे तो 2 जीरो आ जाएंगे ऐसे। और वैसे ही डेल्टा टी कितना है? 0.01 सेकेंड। सारी चीजें लिख दी हैं मैंने। 33.33। तो ट्रू वैल्यू ऑफ स्पीड कैसे निकालोगे? डिस्टेंस की ट्रू वैल्यू को आप किससे डिवाइड कर दोगे? ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम से डिवाइड कर दोगे, सिंपल। ठीक है, 100/3, 33.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये आप ट्रू वैल्यू आप हमेशा निकाल सकते हो। ट्रू वैल्यू में कोई झंझट होती ही नहीं है। ठीक है, झंझट का है कि सबसे ज्यादा झंझट आती है मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने में। तो मैक्सिमम मीन, इसको ऐसे मान लेता हूं ताकि समझ में आ जाए। मैक्सिमम मीन एब्सोल्यूट एरर इन स्पीड, इसको डेल्टा एस मानते हैं। तो अब क्या यूज करेंगे, ध्यान देना, ये फॉर्मूला, ये वाला। कौन सा? ये वाला। ये वाला यूज करना है। ए डेल्टा बी, बी डेल्टा ए अपॉन बी स्क्वायर। ए क्या है? डिस्टेंस हो जाएगा क्योंकि ऊपर ए आ रहा था, डिस्टेंस। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं इसे लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा देखो। इसके दो मेथड बताता हूँ आपको, अगर आप समझ पाओ तो देख लेना। दो मेथड बताता हूँ, एक तो फॉर्मूले से ही कर सकते हो। ठीक है, क्या हो जाएगा देखो। ए, ए यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस। सो ट्रू वैल्यू ऑफ डिस्टेंस इनटू डेल्टा बी। डेल्टा बी क्या होगा? डेल्टा बी होगा डेल्टा टी। ठीक है, वैसे ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम इनटू डेल्टा डी। नीचे आ रहा था बी स्क्वायर, और बी क्या था? टाइम का स्क्वायर। ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम का स्क्वायर। आ गया समझ में? यस, आया। सो ये आ जाएगा 100 इंटू 0.01, 3 इंटू 0.001 अपॉन 3 स्क्वायर। दैट कम्स आउट टू बी, कितना आ रहा है जरा बताना? 1 + 0.003/9, 1.003/9, ये कितना आ रहा है देखो जरा। आई होप 0.3 आ रहा है। देखो 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, नॉट 1.11। अरे भाई 1 को 9 से डिवाइड कर रहा हूँ। 0.1, दैट्स इट। ठीक है, तो 0.1 मीटर पर सेकेंड।
एक तो ये तरीका है, ठीक है, आपने फॉर्मूला याद रख लिया, ठीक है, फॉर्मूले में डाल के कर लिया। और एक और मेथड बता देता हूँ, देखो और एक और मेथड है, ये थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। फ्रैक्शनल एरर से भी निकाल सकते हो, ध्यान देना। फ्रैक्शनल एरर इन स्पीड इज इक्वल टू होगा सम ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन डिस्टेंस प्लस फ्रैक्शनल एरर इन टाइम। इससे निकाल दोगे तो इससे थोड़ा सा इजी पड़ता है। क्यों पड़ता है इजी? उसका रीजन है, इसमें फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, दोनों की फ्रैक्शनल एरर का एडिशन है बस। स्पीड का जो में जो फ्रैक्शनल एरर आएगी वो डिस्टेंस और टाइम के फ्रैक्शनल एरर का सिंपल एडिशन है और कुछ नहीं, ठीक है। फ्रैक्शनल एरर इन डिस्टेंस क्या होगा? डेल्टा डी अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ डी, डेल्टा टी अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ टाइम, और ये क्या है? डेल्टा एस अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ स्पीड। देखो डायरेक्टली कर दिया। अब एक एक करके डाल दो सारी। देखो इसमें 5 क्वांटिटी आपने निकाली है, छठी निकालनी है आपको, ठीक है। डेल्टा डी 0.001 बाय 100, डेल्टा डी 0.01 बाय 3, ठीक है। और डेल्टा एस आपको निकालना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? ट्रू वैल्यू ऑफ दी स्पीड। ट्रू वैल्यू कितनी थी? 100 बाय 3। बस इतना सा काम, कुछ करने की जरूरत पड़ी? डायरेक्टली देखो हो गया। सीधा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला नहीं भी याद रखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शनल एरर का फॉर्मूला सिंपल याद कर लोगे ना तब भी आंसर हो जाएगा। अब अंदर इंटू कर लो, अंदर इंटू करते हो तो ये आता है 0.001 इंटू 100 अपॉन 100/3, 0.01/3 इंटू 100/3। ये इससे गया डेल्टा एस 0.001/3 प्लस ये आ जाएगा 1/9, 9 एलसीएम, ऊपर 3 आ गया, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 0.003 प्लस 1, 1.003/9। देखो वही आ रहा है 1.003/9। आंसर कितना है? 0.1। आया समझ में? ठीक है, तो बेटर क्या है मेरे ख्याल से, सेकंड मेथड ना उसकी आदत डालो। हमेशा जरूरी नहीं है फॉर्मूले आपको याद रहें, ठीक है। तो हमें, अगर मैं आपसे बोलूं स्पीड ऑफ द पार्टिकल क्या है, तो आप क्या आंसर करोगे? स्पीड ऑफ द पार्टिकल का क्या आंसर है, बताओ। क्या लिखना है? ट्रू वैल्यू ऑफ स्पीड प्लस माइनस डेल्टा एस। ट्रू वैल्यू आपने निकाली, कितनी थी? 33.33 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड बाद में लिख लेना क्योंकि यूनिट तो दोनों की सेम ही है, प्लस माइनस 0.1। यस आ गया। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन। स्पीड पता चल गई। एंड तीसरा, दूसरा क्या था? दूसरा था परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर इन स्पीड, परसेंटेज एरर इन स्पीड। तो ये क्या हो जाएगा? परसेंटेज पूछा है तो फ्रैक्शनल एरर निकालो, और फ्रैक्शनल एरर को क्या कर दो? 100 से इंटू कर दो। फ्रैक्शनल एरर इन स्पीड क्या है? डेल्टा एस अपॉन ट्रू वैल्यू ऑफ स्पीड इंटू 100। दोनों ही निकाल चुके हो आप, 0.1, और ये ट्रू वैल्यू थी 100/3। 100/3 ले रहा हूं ताकि इजी पड़ जाए आपके लिए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आ रहा है 0.1 इंटू 3/100 इंटू 100, 0.3%। देखो कितना सिंपल आंसर, सिंपल क्वेश्चन था। यस आ गया समझ में?
यस, बाकियों को आया समझ में कि नहीं आया, बताओ जरा। ये कोई सिंपल क्वेश्चंस है, कुछ भी नहीं है इसमें, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको डेरिवेशन समझ में आ गया है तो उसमें कुछ बचता है नहीं, मेरे ख्याल से कुछ बचेगा नहीं आपके लिए, ठीक है। अब आज ही जाके जो ना, जो जब ये क्लास एंड होगी तो बेटर ये है आज ही डेरिवेशन कर लो, समझ लो, पढ़ लो, हो जाएगा, कुछ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो क्या होता है कि ये सबसे चार जो है ये सबसे इजियर पार्ट है, इसमें कुछ मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है, ये आप कर सकते हो, ठीक है। चौथा जो है, अब चौथा नहीं मतलब सबसे लास्ट पार्ट जो है इसमें, वो है, ध्यान से समझना अब इस चीज को। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे समझना इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे अब स्पीड जब आपने निकाली थी तो वो आया था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, मतलब डिस्टेंस को आपने टाइम से डिवाइड कर दिया तो आ गया आपका, है ना, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई भी आप फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना चाहते हो, जैसे समझने की कोशिश करना, इस चीज को समझने की कोशिश करना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए समझने की कोशिश करो मैं क्या बोल रहा हूँ कि मान लीजिए आप एक्सेलरेशन मेजर करना चाहते हो, ठीक है, बाय यूजिंग स्पीड, ठीक है। देखना, ध्यान देना, फॉर्मूला जो है मैंने कुछ ऐसे डिफाइन किया, ठीक है। या आप देखो, बैटरी है, मैं इस तरीके से सोचूं, देखो ध्यान से समझना, एक पार्टिकल है, इमेजिन करो एक पार्टिकल है, हम्म, ठीक है, समझना इस चीज को मैं क्या बोल रहा हूँ। ये इनिशियली रेस्ट पे था, और इसे मूव करना स्टार्ट किया। मूव कैसे किया, फोर्स लगाई, एक्सेलरेट कर रहा है और ये मूव करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। एस दूरी जाने पे इसकी वेलोसिटी है v, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं एक्सेलरेशन बताओ क्या होगा इसका। एस दूरी जब ये ट्रेवल कर रहा है, कवर्ड कर रहा है ए से बी, एस दूरी जब कवर्ड किया इसने तो उसकी स्पीड है, फाइनल स्पीड है v, तो मुझे बताओ एक्सेलरेशन कितना आएगा। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन बनता है, तो एक चीज आती है कि आप सर ये फॉर्मूला यूज करो, अगर ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहा है तो ये फॉर्मूला यूज करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अब क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था तो यू स्क्वायर तो जीरो हो गया, तो जो आपका एक्सेलरेशन आएगा वो आएगा वी स्क्वायर बाय 2s। देखो अब आप बोलोगे कि सर अगर यहाँ पे ढंग से देख रहे हो तो टू में तो एरर हो नहीं सकती, क्योंकि टू तो एक कांस्टेंट है। आप किसे मेजर कर रहे हो, आप v मेजर करोगे, v मतलब फाइनल वेलोसिटी मेजर करोगे, और ये मेजर करोगे कि डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, a से b तक डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया s, और b पे जब वो पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी है v। तो आपको v पता है, s पता है, तो एक्सेलरेशन पता है, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा ऊपर v नहीं है, v स्क्वायर है। तो फिर अब आप क्या बोलोगे, अब आप क्या करोगे, अब आप बेसिकली बोलोगे कि सर इसमें ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लग सकता, तो मैं बोलूंगा नहीं लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऐसे सोचो कि वी स्क्वायर एक फिजिकल क्वांटिटी है, वी स्क्वायर एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है ना। जैसे वेलोसिटी क्वांटिटी है वैसे ही वेलोसिटी का स्क्वायर भी एक फिजिकल क्वांटिटी होगी। तो अभी भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या लगेगा, डेल्टा ए बाय ए, फ्रैक्शनल एरर इन एक्सेलरेशन होगा डेल्टा वी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, फ्रैक्शनल एरर इन वी स्क्वायर, प्लस डेल्टा एस बाय एस, फ्रैक्शनल एरर इन डिस्टेंस। टू में कोई एरर नहीं हो सकती क्योंकि टू एक कांस्टेंट है। बात समझ में आई, लगा सकता हूं कि नहीं है फॉर्मूला। लेकिन दिक्कत कहां आएगी, दिक्कत आएगी इसमें डील करने में। इसमें तो डील हो जाएगा, अगर मान लीजिए आपको वेलोसिटी दे रखी है कितनी, बी पॉइंट पे वेलोसिटी दे रखी है 30 मीटर पर सेकेंड प्लस माइनस 0.1 सेकेंड, 0.1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसे दे रखी है मान लीजिए। और एस दे रखा है 20 मीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर।
तो एस में तो डील हो जाएगा, एस में तो ये कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन बड़ी प्रॉब्लम आएगी वी में, क्योंकि यहाँ क्या है वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर में डील करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है इसमें, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी महसूस होगी आपको। ठीक है ना, वैसे मैं कर लेता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं कर लेता हूँ तो ठीक है, लेकिन मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बता देता हूँ इसको यूज करने का। जनरल फॉर्मूला मैं अब आपको बता रहा हूँ, इससे आप क्या कर सकते हो, इसे ऑलमोस्ट कहीं पे भी यूज कर पाओगे, बस एक जगह यूज नहीं होता है जहां पे प्लस माइनस साइन आता है। ठीक है, ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूं जनरल फॉर्मूला। ध्यान से समझना, ठीक है, लेट, ध्यान से समझना इस चीज को, मैं बोल रहा हूं x1 x2 x3 x4 अप टू xn be some physical quantities having their exponents a b c d e f, या बेटर ये है कि मैं ए बी सी डी ना लूं, क्योंकि इससे क्या होगा कि नंबर जो है कम पड़ जाएंगे। देयर एक्सपोनेंट्स बी y1 y2 y3 y4 अप टू yn, एंड a physical quantity p be measured by using a formula। ध्यान देना, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है ये देखो, p x1 की पावर y1 x2 की पावर y2 x3 की पावर y3 अपॉन, ऐसे चलते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कहां पे आ रहा है, ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है। ठीक है, x4 की पावर y4 xy की पावर y5, ऐसे चलते जा रहे हो, जहां तक भी ऊपर भी आ सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, xn की पावर yn। जैसे आप बोलोगे सर ये कहां पे आता है, ऐसा कहां पे आता है, तो बहुत जगह आ जाएगा, फॉर्मूले जो है ना बहुत सारे बन जाते हैं ऐसे। यहाँ पे जो है जैसे आप देखोगे मोमेंटम जो होता है वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब मास और वेलोसिटी दो फिजिकल क्वांटिटी हो गई और उनकी पावर क्या है, 1 1। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, बन गया ना, ये ऊपर वाला देखोगे तो बन गया। वैसे ही आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी है, कभी पढ़ा होगा आपने, क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मास एंड वेलोसिटी दो फिजिकल क्वांटिटी और उनका एक्सपोनेंट क्या है, 1 and 2। तो देखो यहाँ पे भी बन गया। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे आर रेडियस, एच हाइट। ठीक है, तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी हो गई, जिससे आप, जिसके थ्रू आप वॉल्यूम मेजर करोगे, इनके एक्सपोनेंट 2 और 1 हो गए। ठीक है, तो ये एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता दिया है, कई बार ऐसा हो जाता है, और कई बार ऐसे बड़े बड़े फॉर्मूले बन जाएंगे जिसमें क्या होगा, दो से ज्यादा 5 6 फिजिकल क्वांटिटी हुए, उनके अलग अलग एक्सपोनेंट्स होंगे। ठीक है, और जैसे यहाँ पे आप अगर आप ढंग से देख रहे हो तो फर्स्ट क्वांटिटी में, फर्स्ट में क्या है, मास और वेलोसिटी, उसके एक्सपोनेंट 1 1 है। तो मास और वेलोसिटी को मेजर करके आप क्या मेजर कर सकते हो, मोमेंटम मेजर कर सकते हो पार्टिकल का। वैसे यहाँ पे मास और वेलोसिटी को मेजर करके काइनेटिक एनर्जी मेजर कर सकते हो। यहाँ पे रेडियस एंड हाइट मेजर करके आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मेजर कर सकते हो। तो ऐसा कई जगह पे जो है आएगा, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्या बोला है मैंने। ठीक है, तो अब ध्यान देना, आप हमेशा एक चीज लिख पाओगे, क्या, फ्रैक्शनल एरर इन पी, ये आप डायरेक्टली लिख पाओगे। फॉर्मूला बता रहा हूं, ध्यान देना, ये डिराइव नहीं कर रहा हूं,
ये डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ जेई में यूज किया जाता है, जेई नीट में बहुत जगह यूज होता है। ठीक है, डेल्टा पी बाई पी ये आप डायरेक्टली लिख पाओगे। ध्यान देना क्या करोगे आप, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी के एक्सपोनेंट को पहले रखो, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई वन। ठीक है, फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है x1, उसकी एक्सपोनेंट क्या है y1, तो y1 को पहले रखोगे इनटू फ्रैक्शनल एरर इन फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी। समझ में आया क्या किया मैंने? x जो भी क्वांटिटी है उसके एक्सपोनेंट को इनटू करना है किससे? फ्रैक्शनल एरर इन दैट क्वांटिटी। फिर ऐड करो, ऐड करना है क्या? exponent of second physical quantity into fractional error in second physical quantity plus y3 delta x3 by x3। अब कुछ नीचे आ रही है तो आप बोलोगे सर ऊपर ले जाओ, नहीं कुछ नहीं करना, एज इट इज चलते रहेगा, एज इट इज चलता रहेगा, कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, एज इट इज चलाते रहो। आगे क्या आएगा? y4 डेल्टा y4 डेल्टा x4 अपॉन x4, ऐसे चलाते जाओ, ऐड करते जाना सभी को। समझ में आया फॉर्मूला क्या किया मैंने? आप जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ क्या करोगे, हर एक फिजिकल क्वांटिटी को उसके एक्सपोनेंट को, उस फिजिकल के क्वांटिटी के एक्सपोनेंट को उस फिजिकल क्वांटिटी के फ्रैक्शनल एरर से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे करते जाओ और सबको ऐड करते जाओ, चाहे वो नीचे क्वांटिटी हो या ऊपर क्वांटिटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ गया समझ में? तो ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब आज का टाइम जो है मेरे का हाँ खत्म हो चुका है, तो अब जो है मैं अगली क्लास में सिर्फ क्वेश्चन ही करवाऊंगा, जितने भी क्वेश्चन है जेई वेई में जो भी आए हुए हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए मेरे ख्याल से काफी है। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ये डेरिवेशन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ठीक है, ओके थैंक यू। ये मैं आज भेज देता हूँ, आज डेरिवेशन ये कर लेना, ठीक है, अभी भेज दूंगा।